नमस्कार दोस्तों, आपका अपना दिनेश सिंह एक नई कहानी के साथ फिर से उपस्थित हो रहा हूँ। हिंदी विषय आईसीएसई बोर्ड में संकलित छठवीं कहानी बड़े घर की बेटी, जो हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। इस कहानी में मुंशी जी ने बड़े घर की बेटी कहानी के माध्यम से परिवार को जो विघटित होने की जो परंपरा चल पड़ी है उससे बचाना है। सामूहिक और सम्मिलित परिवार की जड़ और उसकी ज़रूरत को लोगों की नज़र में लाना है। आज के बदलते सामाजिक परिवेश में जहां एकल परिवार, यानी जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार की परंपरा बढ़ती जा रही है और संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, उन सब के लिए कहानी एक मिसाल बनकर उपस्थित होती है। परिवार को तोड़ना या जोड़ना स्त्रियों के हाथ में है। यदि स्त्रियां समझदार हों, परिवार की ज़रूरतों को, उसकी एकता को बचाए रखना चाहती हैं, तो निश्चित तौर से ये कहानी एक मिसाल है कि एक नारी किस तरह से टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ देती है और उस परिवार की जड़ों को फिर से मजबूत कर देती है। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बड़े घर की बेटी, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह यानी दादा परदाता किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे, अर्थात धन भी था, धान्य यानी खेती भी थी, अनाज भी था। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे, शोहरत के प्रतीक। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे, अर्थात बहुत सारे मुकदमे चलते रहे होंगे, जिसकी वजह से उन मुकदमों में जो वकीलों की आवश्यकता रही होगी उसको उन्हें शुल्क देना पड़ता रहा होगा। उनकी वर्तमान आय यानी आज जो उनकी इनकम थी, जो आय थी, 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग यानी कोशिश के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में, एक कार्यालय में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का हट्टा कट्टा सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा यानी हालत बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों यानी जो आंखों को सुंदर लगे, इन नेत्र प्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था, अर्थात बीए की डिग्री प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल यानी कमजोर और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था, अर्थात चेहरे की चमक गायब थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति यानी स्वामी होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं, पश्चिमी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, जिसको आप अंग्रेजी में वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। बल्कि वे बहुधा ने अक्सर बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह यानी जोश से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र यानी चरित्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति, उनके आचरण का प्रधान अंग यानी हिस्सा था। सम्मिलित कुटुंब यानी मिलजुल कर रहने वाले परिवार के वे तो एकमात्र उपासक यानी चाहने वाले थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, डिसइंटरेस्ट, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए नुकसानदायक यानी हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं यानी नवयुवतियां, शादीशुदा महिलाएं उनकी निंदक थी, उनकी बुराई करती थी, उनकी आलोचक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु यानी वैरी अर्थात दुश्मन समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था, असहमति थी।
यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा या नफरत थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने बर्दाश्त करने पर भी परिवार के साथ निर्वाह अर्थात गुजारा न हो सके, तो आए दिन की कलह यानी झगड़ा, आए दिन की कलह जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए अर्थात अकेले रहा जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत यानी प्रोविंस के तालुकेदार थे, यानी बड़े जमींदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानुस का मतलब यहाँ पे है शैंडेलियर यानी झूमर से, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण यानी कर्ज, जो एक प्रतिष्ठित यानी सम्मानित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान यानी मौजूद थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त यानी दयालु और प्रतिभाशाली यानी योग्य, टैलेंटेड, बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती, यानी बहुत सारे टैलेंट उसमें थे, बहुत सारी योग्यताएं उसमें थी, बहुत सारी प्रतिभा उसमें छुपी थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। ये बड़ी अच्छी लाइन है प्रेमचंद जी की। सुंदर संतान को कदाचित यानी शायद उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करे। न तो यही चाहते थे कि ऋण यानी कर्ज का बोझ बढ़े शादी में, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े अर्थात दुर्भाग्यशाली। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए, मोहित हो गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम यानी बनावट, दिखावा, सजावट की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। नाम मात्र को भी न थी अर्थात बिल्कुल नहीं थी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली यानी बैलगाड़ी तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के अनुकूल बना लिया, मानो विलास यानी ऐश्वर्य के सामान कभी देखे ही न थे। यही तो बड़प्पन है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज यानी भाभी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी, शीर्षक यही है, बड़े घर की बेटी किफायत यानी बचत क्या जाने। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी नहीं, क्यों छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला यानी भूख से पागल मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है, क्रोधित हो जाता है। लाल बिहारी को भावज अर्थात भाभी की यह ढिठाई, यह हठ बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, क्रोधित होकर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्री गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर उसके मैके की निंदा यानी बुराई या आलोचना नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, ये कहावत है।
अर्थात हम कितने भी गरीब हैं, इतने गरीब नहीं कि पाव भर घी के लिए हमें इस तरह से चर्चा और विवाद करना पड़े। वहाँ इतना घी तो नित्य यानी रोज नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लो। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब अनपढ़ उजड यानी शरारती लाल बिहारी गवार लाल बिहारी से न रहा गया। खड़ाऊ यानी लकड़ी का चप्पल जो अक्सर संत महात्मा पहनते हैं, पहले सभी लोग पहना करते थे गांव में, खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। गुमान यानी घमंड या अहंकार, गर्व। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री को पति के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीना, क्रोध को बर्दाश्त करना, और अपने पति पर ही गर्व होता है, अपने पति पर ही उन्हें नाज होता है, अपने पति की शक्ति में उन्हें विश्वास होता है। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे, गुरुवार जिसको कहते हैं, को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन अर्थात क्रोधित होकर के अपने कमरे में पड़ी रही। न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट यानी राह देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र यानी सज्जन पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध यानी ख्याल न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड यानी पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट, बड़े मुश्किल से काटे, बड़ी पीड़ा में बिताए। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी ने गवाही दी। उसके बाद में हाँ मिलाई। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, सेवक नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी, अर्थात बहुत क्रोधित थी। ये हजरत, ये सज्जन भी कुछ तीखे थे, गुस्से में थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, मन तो खुश है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव, क्या उत्पात, क्या उधम मचा रखा है? आनंदी की त्योरी चढ़ गई। मुहावरा है, क्रोधित हो गई, क्रोध आ गया। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। इतनी गर्मी क्यों होती हो, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो, इतना गुस्सा क्यों? क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो एक गवारा छोकरा, एक गवार लड़का जिसको चपरासीगिरी करने का भी शौर यानी ढंग नहीं, तरीका नहीं, मुझे खड़ाओं से मारकर यो अकड़ता है, यो गर्व दिखाता है, यो घमंड दिखाता है। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो। मुझे तो कुछ भी पता नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर वह मेरे मैके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा,
कि वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से रोक न लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहां तक हो गया उस छोकरे का साहस, इतनी हिम्मत उसमें आ गई। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी। सामान्य रूप में महिलाएं अक्सर जल्दी रो देती हैं, बड़ी भावुक होती हैं, दिल पर हर चीज ले लेती हैं, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित यानी शायद ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता ने बेचैनी के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह यानी गुजारा न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बगावत से भरी बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था। आड़े हाथों लेना, बहुत डांटना, बहुत समझाना और डांटना, परंतु दुर्भाग्यवश बदकिस्मती आज उन्हें स्वयं ही वे बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। अंडरलाइन करना चाहिए इस बात को कि दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज होता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है, स्वयं करना इतना आसान नहीं होता है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा मान मर्यादा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है, जिद का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनसे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही तो हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वहां तक मैं सह सकता हूं, किंतु यह कदापि बिल्कुल नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर, ऐसे रुख देखकर बूढ़ा अवाक चकित रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूं, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं, मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, जिम्मेदार हूं, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत यानी जानवरों जैसा व्यवहार असह्य, बर्दाश्त नहीं। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए। ऐसी बात और न सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण, नासमझी के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है, गलत काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा आनंद आया। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी, बेचैन होने लगी। गांव में कुछ ऐसे भी कुटिल दुष्ट प्रकृति के मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण अच्छी तरह से इस परिवार की स्थिति को देख करके गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभ कामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, बहुत समझदार थे, पुराने आदमी थे, अनुभवी आदमी थे। इन भाव यानी भावनाओं को ताड़ गए, समझ गए
उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, इन द्वेषियों ईर्ष्यालुओं को ताली बजाने का अवसर न दूंगा, मौका न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जी जो चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित, इनएक्सपीरियंस्ड, झल्लाया, क्रोधित ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की, जिद करने की, जीतने की आदत थी। इन हथकंडों यानी तौर तरीकों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, दुलारा, समझाया, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ है, ना समझ लड़का है। उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ को आवेश आ गया, गुस्सा आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर, थ्रेशोल्ड पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज यानी सम्मान न करता था जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, दिल से प्यार था। अपने होश में यानी जानकारी में उन्होंने कभी उसे घुड़का यानी डांटा तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी, जिससे प्रैक्टिस करते हैं, जिससे अभ्यास करते हैं पहलवान लोग, लकड़ी का बना होता है, मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से 1.5 गुना जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ा था, पराजित किया था, तो उन्होंने पुलकित होकर, प्रसन्न होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक, दिल को चुभने वाली, दिल को पीड़ा देने वाली बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी पीड़ा हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था, पश्चाताप कर रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कने लगी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख यानी सामने कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा यानी उम्मीद के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित यानी शायद उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं चाहता हूं उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया, गला रुंध गया, अंग्रेजी में जिसको कहते चोकअप। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए, क्रोधित बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा ने नफरत से आंखें फेर ली और कतरा कर, नजरअंदाज करके, इग्नोर करके निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पश्चाताप कर रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी। उसे इसका तनिक भी न ध्यान था कि बात इतनी बढ़ जाएगी।
वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। अर्थात आदमी जब रो लेता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहां से झगड़ा उठाया? नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि, बहुत पश्चाताप हो गई है। ऐसा न हो कि वह चल दें। श्रीकंठ सिंह न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भर बोला, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? जहां कोई मेरा मुंह न देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना, एक कदम भी आगे न बढ़ाना। जब तक मुझे यह मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए, जोर जोर से रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवाय आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष यानी खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर यानी मौका न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत, यह बात सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा, प्रशंसा की। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। इस तरह से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। प्रेमचंद्र द्वारा रचित यह कहानी बड़े घर की बेटी अपने मकसद को प्राप्त करती है और निश्चित तौर से बड़ी सफलता के साथ लेखक ने यह साबित किया है अपनी इस कहानी के माध्यम से कि यह कहानी एक आदर्श कहानी है। यह कहानी दो परिवारों को फिर से एकत्रित कर देती है जो टूटते टूटते बच जाता है। और यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि इस कहानी के माध्यम से एकांकीकार का क्या उद्देश्य था। कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया है कि पारिवारिक स्नेह एवं सामंजस्य को बनाए रखने में घर की बहुओं की अहम भूमिका होती है। बड़े घर की बेटियां अपने सद्विवेक से बिगड़ती हुई बात को संभाल लेती हैं तथा परिवार को टूटने से बचा लेती हैं। आनंदी ने बड़ी सफलता के साथ अपने पति, अपने देवर के बीच में उत्पन्न मतभेद को सुलझाया, अपनी भी गलती को महसूस किया और स्वयं जो है उसने अपने ऊपर किए गए अपने देवर द्वारा अपमानजनक कृत्य को माफ़ किया। और जहाँ क्षमा है, जहाँ त्याग है, वहीं ईश्वर का वास है। और ये घटना जो है साबित करती है कि बड़े घर की बेटी वही होती है जो घर को संयमित और संभाल करके ले चलने में सफल होती है। अब इस कहानी के कुछ प्रमुख चरित्र हैं, जिसमें से आनंदी एक प्रमुख चरित्र है। हम आनंदी के बारे में चर्चा करेंगे कि आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार तथा ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। वह अपनी सभी बहनों में, चारों बहनों में सबसे अधिक रूपवती और गुणवती थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और वे चाहते थे कि उसका विवाह ऐसे घर में हो जहाँ पर वह अपने आप को दुर्भाग्यशाली न समझे।
उसकी शादी उन्होंने श्रीकंठ सिंह के साथ कर दी, जिनका घर जो है अमीर तो नहीं था, लेकिन सीधा साधा एक गृहस्थ का परिवार था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आनंदी ने उस परिवार के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया और परिस्थिति के अनुसार वह जीने लगी। स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, लेकिन मैके की निंदा कभी नहीं सह पाती। आनंदी भी इसका अपवाद नहीं थी। लाल बिहारी ने जब दुष्टता की और मैके को आनंदी के मैके को अपमानित करना चाहा, तब आनंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ और तू मैं में लाल बिहारी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने खड़ाऊ चला दी, जिसकी वजह से आनंदी को यह बात अपने पति तक पहुंचानी पड़ती है और घर में एक विवाद खड़ा हो जाता है। लाल बिहारी के कृत्य से श्रीकंठ बहुत दुखी हैं और वे परिवार से अलग होना चाहते हैं, लेकिन आनंदी स्वभाव से बहुत दयालु थी। उसने अपने टूटते हुए परिवार को लाल बिहारी को क्षमा करके, उसकी गलती को माफ़ करके फिर से बचा लिया और ये साबित कर दिया कि वह वास्तव में बड़े हृदय वाली, बड़े घर की, बड़े संस्कारों में पली और परिवार को एक साथ लेकर चलने की क्षमता रखने वाली नारी थी। और उसने ये साबित किया कि वास्तव में वह बड़े घर की बेटी थी। श्रीकंठ सिंह जो दूसरे चरित्र हैं, वे गौरीपुर गांव के ज़मींदार बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे थे। उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की थी, एक दफ्तर में नौकरी करते थे, शरीर से दुर्बल और उनका चेहरा कांतिहीन था। श्रीकंठ पाश्चात्य प्रथाओं के प्रेमी नहीं थे, बल्कि वे प्राचीन सभ्यताओं तथा सम्मिलित कुटुंब के पक्षधर थे। उन्हें जल्दी क्रोध नहीं आता था, लेकिन अपनी पत्नी की सारी बातें सुनने के बाद भाई लाल बिहारी की दुष्टता पर उन्हें बहुत क्रोध आया और वे अपने पिता से अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे सम्मिलित परिवार छोड़ने के लिए अड़ जाते हैं। अपने पत्नी के साथ हुए अन्याय को सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे समझदार थे। वे जानते थे कि सच्चाई जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। वे लाल बिहारी से बेहद प्यार करते थे और अंत में आनंदी जो है हस्तक्षेप करती है। दोनों भाइयों में उत्पन्न विवाद को दूर करने में वह मददगार साबित होती है और वह अंत में अपने पति को समझाने में भी सफल होती है और दोनों भाई फिर से गले मिल जाते हैं और फिर से उनका बिखरता हुआ परिवार बच जाता है। तीसरा चरित्र है लाल बिहारी। लाल बिहारी बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा है। वह हृष्ट-पुष्ट सजीला जवान था। उसका मुखड़ा भरा हुआ था, छाती चौड़ी थी। वह एक सिर दूध सवेरे रोज पी जाता था। उसका स्वभाव बहुत उग्र था। वह आनंदी से खाना बनाने के चक्कर में या अपनी इच्छा के अनुसार भोजन बनवाने के चक्कर में उलझ जाता है और घी के बारे में उसका विवाद जो है आनंदी से हो जाता है और वह आनंदी के साथ अपमानजनक व्यवहार कर बैठता है। आनंदी अपने मायके का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसके घर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। लाल बिहारी अपनी गलती को महसूस करता है, आनंदी से माफ़ी मांगता है। आनंदी का हृदय पसीजता है और वह अपने पति को समझाती है और जिसकी वजह से दोनों भाई फिर से एकत्रित हो जाते हैं। इस तरह से अगर देखें तो कहीं न कहीं लाल बिहारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दंड प्राप्त करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और जहाँ पर आप अपनी गलती को महसूस करते हैं और उस गलती को ठीक करने के लिए प्रयास में आते हैं, तो निश्चित तौर से वह परिवार इतनी जल्दी टूटता नहीं है। बेनी माधव इस कहानी के अंतिम पात्र हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के ज़मींदार थे। कभी समय था कि उनके पितामह बहुत धनी हुआ करते थे। बेनी माधव सिंह का अधिक पैसा जो है वकीलों की भेंट चढ़ जाता था। उनकी आय बहुत अधिक नहीं थी, 1000 रुपये वार्षिक थी। समझदार व्यक्ति थे। उनके बड़े पुत्र श्रीकंठ को बहुत मानते थे और इसी वजह से जब दोनों बेटों में विवाद खड़ा होता है तो सबसे पहले श्रीकंठ को ही वो समझाते हैं और समझाने में जब सफल नहीं होते हैं तब थक हार करके वे परिस्थिति को यथावत छोड़ देते हैं। लाल बिहारी की आदतों से परिचित हैं।
इसीलिए लाल बिहारी की तरफ से वो अपने बड़े बेटे को भी समझाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि गांव के लोग उनके परिवार के इस परिस्थिति का लाभ उठाएं और इन पर हंसें और ताली बजाएं। और वे अपने दोनों बेटों को एकत्रित रखना चाहते हैं, परिवार को संकलित रखना चाहते हैं, परिवार को संयुक्त रूप में बनाए रखना चाहते हैं और उसका हर प्रयास करते हैं। और उनकी जो बहू है आनंदी, वह निश्चित तौर से बड़े घर की बेटी थी, समझदार थी और उसकी इस समझदारी ने दोनों भाइयों को गले मिलने पर मजबूर कर दिया और इस तरह से बेनी माधव सिंह का जो प्रयास था वह भी सफल हुआ और उनसे रहा नहीं गया। जिस बहू की वो शिकायत कर रहे थे उसी बहू की उन्हें तारीफ करनी पड़ती है और कहना पड़ता है बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो ये पाठ एक सार्थक प्रयास जो प्रेमचंद जी का था वह सफल रहा और ये कहानी बड़ी ही सुंदर ढंग से समाप्त होती है। हम फिर से एक नया पाठ लेकर के आपको अगले वीडियो में मिलेंगे या ऑडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।